फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। आपको पता है रिबेट क्या होता है? तो बेसिकली जब आप अपना टैक्स पे कर चुके होते हो और आपको पता चलता है कि आपको कुछ डिडक्शन मिली है, तो उन्हें हम रिबेट कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने 8,000 रुपये एज अ टैक्स भर दिया, लेकिन आपका टैक्स बन रहा था 7,000 का डिडक्शंस मिलने के बाद। तो जो वो 1,000 है ना, वो आपकी रिबेट है। ठीक है, तो एओपी और बीओआई में भी देख लेते हैं कि मान लीजिए एओपी और जो बीओआई होती हैं, इसमें क्या बता रही हैं कि वो अगर अपनी टोटल इनकम पे नॉर्मल रेट से, मतलब 5-20 इस रेट से टैक्स पे कर रही है, तो जो मेंबर का शेयर है ना उसकी इनकम में, वो उन मेंबर्स की टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, लेकिन उस पर रिबेट भी मिलेगी। मतलब वो शेयर मेंबर की इनकम में, टोटल इनकम में ऐड भी होगा और उस पर रिबेट भी, हमें कुछ डिडक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एबीसी मेंबर्स हैं एओपी के, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के मेंबर हैं ये। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। और पिछले साल के दौरान जो एओपी की इनकम थी वो थी 6 लाख, और एबीसी की इनकम थी 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। तो अब हमें इन सब की टैक्स लाइबिलिटी बतानी है कि इन्हें कितने पे टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सबको दिख रहा है कि इन तीनों की इनकम ना 2,50,000 से कम है, मतलब ये तीनों ही टैक्स पे नहीं करेंगे। और ये टैक्स पे नहीं करेंगे, मतलब एओपी है जो, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल रेट्स पे, जैसे रेट्स पे इंडिविजुअल्स पे करते हैं। तो एओपी की इनकम है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख में से पहले 2,50,000 तो नील होंगे, इंडिविजुअल्स के लिए भी नील होते हैं। अगले 2,50,000 पे 5% एंड अगले 1 लाख पे बचा 1 लाख, उस पर 20%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12,500 और 20,000 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32,500 आ गया। एंड आपको पता है आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है 4% से, तो वो बन गया आपका 1,300। और इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आ गया 33,800। ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी। अब देख लेते हैं एबीसी की क्या टैक्स लाइबिलिटी है। उनकी पर्सनल इनकम है 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। अब इनका शेयर ऐड होना है। हमने यहाँ पे बात करी थी कि एओपी अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करती है तो उनका शेयर ऐड होता है, तो हमने इनका शेयर ऐड कर दिया। इनका शेयर कैसे था? अब 6 लाख है, इसमें 6 लाख कैसे बटे होंगे? ऐसे बटे होंगे कि 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, टोटल 6 लाख हो गया ना, क्योंकि हमारी रेशो यही थी 1:2:3। तो इस हिसाब से 6 लाख को बांटा तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख आ गया। अब इनकी टोटल जो इनकी खुद की इनकम थी उसे और जो ये शेयर है इनको ऐड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1,45,000, यहाँ पे 2,90,000 और यहाँ पे आ गया 4,35,000। एंड देन इनकी, हाँ, जो टोटल इनकम हो गई टैक्स के लिए, वो तो इसकी तो नील हो गई। रीजन बिहाइंड इसकी जो थी 1,45,000 थी, तो 1,45,000 पे तो कोई टैक्स नहीं देता। 2,50,000 होनी कंपलसरी है टैक्स के लिए। इनकी थी 2,90,000। ठीक है, इनकी 2,90,000 और इनकी थी 4,35,000। तो इनका अगर टैक्स देखें तो इनका टैक्स बन रहा है 40,000 पे। 40,000 पे कितना टैक्स बन रहा है? 5%। तो इसका 5% 20,000 होगा। ऐसे ही जो ये इसमें ज़्यादा होगा उसका 5% कर लीजिए, वो भी आएगा। अब क्या होगा, रिबेट जो होती है हमें 12,500 तक की मिल जाती है, तो इसको तो कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसका कोई टैक्स भी नहीं है। इसकी 2,000 की टैक्स बन रही है तो इसे 2,000 की रिबेट भी मिल जाएगी। मतलब ये अप टू 12,500 होता है कि जहाँ तक टैक्स बन रहा है उसमें से 12,500 तक की मिल जाएगी रिबेट। अगर उससे कम का टैक्स बन रहा होता है तो उससे कम की रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी 9,250 की मिल गई रिबेट। तो इन तीनों की टैक्स लाइबिलिटी क्या हुई? नील। ठीक है, अब पता कर लेते हैं कि कुछ केस में क्या होता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, rebate of income tax in case of certain individuals. In case of individual resident in India whose in total income does not exceed, जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती ना, उन्हीं को ये रिबेट मिलती है। मतलब जिसकी इनकम 6 लाख हो गई उसको रिबेट नहीं मिलेगी, वो रिबेट की लाइबिलिटी से ही बाहर है, वो किसी भी तरह की रिबेट नहीं ले सकता इस चीज़ के अंदर।
और जो रिबेट है वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी नहीं मिलेगी, जो बाहर का है उसे भी नहीं मिलेगी, या रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट HUFO AOPO या BOIO, अगर ये रेजिडेंट है या नहीं है इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें रिबेट मिलनी ही नहीं है। ठीक है, रिलीफ देख लेते हैं। तो रिलीफ में क्या कह रहा है कि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये 2 साल है, ये 2019 2020, इसमें आपकी मतलब नॉर्मली आपकी सैलरी 30,000, ठीक है। यहाँ पे 30,000 मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, यहाँ पे 30,000 मिलनी थी और यहाँ पे नहीं मिली थी, इसकी वजह से यहाँ पे और मिल गई, यहाँ पे 60,000 हो गया। तो यहाँ पे हमारा टैक्स बढ़ गया, ज़्यादा पे ज़्यादा परसेंटेज का टैक्स। ठीक है, ज़्यादा पे आपको पता होगा जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा टैक्स। तो हम ये देखते हैं अगर यही चीज़ यही सैलरी अगर ये एरर नहीं आता, ये हमें पिछले ही साल मिल जाती तो हमें कितना टैक्स पे करना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2,000 रुपये आ रहा है और यहाँ पे 6,000 रुपये आ रहा है, तो मतलब 4,000 का डिफरेंस आया। मतलब अगर ये हमने 30,000 इसमें मिले हैं, इसकी वजह से तो है ये 4,000 का डिफरेंस, वरना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम रिलीफ मांगते हैं उनसे कि सर ये हमारी पिछली कमाई थी या ये हमें पिछले साल होना था, उसकी वजह से हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है, लेकिन ये एरर रहा है या ये हमें एडवांस में मिला है, इस पर हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो वो कंपेयर करते हैं, रिलीफ देते हैं हमें। इसका भी एक क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे कि प्रॉपर, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये रिलीफ ऑफ टैक्स में, कि जहाँ पे SSC को जो सैलरी पुरानी रह रही होती है, नहीं मिली हुई होती है, वो अब मिल रही है। मान लीजिए 2 साल पुरानी सैलरी है, अब मिल रही है, ठीक है, या एडवांस में मिल रही है कि 2 साल तक की सैलरी मिल गई, आगे 2 साल तक उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस केस में भी क्या हो जाता है, इस साल का टैक्स तो बढ़ जाएगा, अगले आने वाले सालों में नहीं होगा टैक्स या कम रहेगा। तो हम कंपेयर करते हैं कि इस साल में अगर ये सैलरी हमें उस साल में मिलती तो कम होती या ज़्यादा होती, ठीक है, बेसिकली कम ही होती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रिलीफ ऑफ टैक्स, कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये उस साल में मिलती तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है, या सैलरी जो है वो 12 महीने से ज़्यादा की मिल गई है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, प्रॉफिट हो गया सैलरी की वजह से, मतलब कुछ भी मान लीजिए आपको हाथ में पैसा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हिज इनकम इज टैक्स एट हायर रेट, बट हायर रेट देन एट विच इट वुड बी हैव और अदरवाइज हैज़ बीन टैक्स। मतलब हमें लग रहा है कि ज़्यादा रेट से बढ़ गई है, ज़्यादा रेट लग रहा है। पहले हम 5% की कैटेगरी में आते, अब हम 20 की में आ पड़े, हालांकि हमें 5% देना चाहिए, लेकिन इस एरर या एडवांस की वजह से हमें 20 की कैटेगरी में आ गए, तो हमारा तो परसेंटेज टैक्स का जो है वो बढ़ गया ना, इस वजह से हम रिलीफ मांगते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे में जो असेसिंग ऑफिसर है वो एप्लीकेशन रिसीव करेगा, मतलब एप्लीकेशन एक SSC को ही डालनी पड़ेगी कि सर मेरे को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, रूल जो दे रखा है 20A, उसमें वो देखेगा कि आपकी टोटल इनकम पर टैक्स कितना है जो एरर्स के साथ है, जो आपने पे किया है। फिर देखेगा अगर ये एरर्स नहीं होते तो टैक्स कितना होता। मान लीजिए 2020 चल रहे हैं, इसमें आपकी सैलरी थी 30,000, पिछले साल की और मिल गई 30,000। अब वो पहले तो इन दोनों पे टैक्स देखेगा आपने कितना पे किया, फिर वो ये देखेगा कि अगर ये आपको एरर नहीं होता या जो भी था ये नहीं होता तो आप कितना पे करते। ठीक है, फिर वो माइनस करेगा उन चीज़ों को, यह है ना कि फ्रॉम द अमाउंट अराइव, जो आया है उसमें से वो माइनस करेगा, इसमें से कि जो आपने टैक्स पे किया है और जो बनना चाहिए था माइनस करेगा। फिर जो फिगर आएगी ना उस पर वो देखेगा कि हाँ भाई अच्छा ये अमाउंट आया, फिर वो आपका पिछले साल का देखेगा, मतलब जिस साल की रिसीव हुई थी ना वो उस साल का देखेगा कि अगर ये उसी साल में मिलती तो इसे कितना टैक्स पे करना पड़ता। फिर उन दोनों को ये कंपेयर करेगा और जो उनका डिफरेंस होगा उन पे ये रिलीफ दे देगा अंडर सेक्शन 89। ठीक है।